अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। रवा हफ्ते का आज पहला दिन है और इस वीकेंड पर कोई बहुत ख़ास अच्छी ख़बरें हमें मौसूल नहीं हुई। जनाब, हमारी जो लेजेंड, बल्कि मैं कहूँगी हमारे नहीं, इस खत्ते पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस पूरे खत्ते के हमारे लेजेंडरी फ़नकार, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान से नाम समेटा, शोहरत समेटी, मोहब्बत समेटी, बल्कि इस पूरे खत्ते से उन्होंने मोहब्बत समेटी और जहाँ पर वो जाते महफिल को अपने नाम कर लेते, वो आज सबको तन्हा छोड़कर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, रुखसत कर गए। अल्लाह ताला उनका ये जो आखिरी सफ़र है वो आसान करे। एक टाइम था, एक वक्त था जब उमर शरीफ साहब के पास अच्छे लिबास के लिए भी अच्छी कीमत नहीं होती थी, लेकिन फिर आप कुदरत का करिश्मा देखें कि उसने कैसे शोहरत का ताज उनके सर पर सजाया और ऐसा सजाया कि वो जहाँ भी जाते सब लोगों को अपने गर्विदा कर लेते। ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक। और ख़बरें हम बहुत देर से कवर करते रहे, आपके साथ शेयर करते रहे, उनकी तबीयत के हवाले से, उनको जो आर्ज़ाए कल्ब में आप हम तमाम लोग जानते हैं कि वो मुब्तला थे और उसके बाद एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया और किस तरह से एक पूरी प्रेप्स के साथ उनको अमेरिका शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन हमेशा से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कहीं पर देरी हो रही है, शायद कुछ होने वाला है और ऐसा ही हुआ। सेहत के मसाइल आप देख लें, एयर एम्बुलेंस, बहरहाल ऐसा ही शायद होना था जर्मनी में जब ये लोग स्टे किया और वहाँ पर डायलिसिस के दौरान जो हार्ट अटैक हुआ वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनकी बीवी का भी एक वीडियो पैगाम बाद में आपको पता है कि वो भी सामने आया, जिसने बहुत ज़्यादा जो है शैटर्ड किया बहुत सारे लोगों को, उस वीडियो पैगाम ने भी। जनाब, इसी के ऊपर बात करेंगे। उनकी जो यादें हैं, जो मुस्कुराहटें उन्होंने सब में हमेशा से बिखेरी, आज थोड़ी सी यादें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारी मीडिया इंडस्ट्री की नामवर शख्सियत लैला ज़ुबैरी साहिबा। लैला साहिबा, उमर शरीफ साहब को शायद ही कभी भुलाया जा सके। बात हो स्टेज की, बात हो फिल्म की, बात हो ड्रामा की या बात हो थिएटर की, ऐसा फनकार सदियों में ही जन्म लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंसान सारी जिंदगी लोगों को हंसाता रहा, आज हम सबको रुला के चला गया। मैं समझती हूँ कि रुलाना बहुत आसान है मगर हंसाना बहुत मुश्किल काम है, जो उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया और उनका नाम तो हमेशा जिंदा रहेगा। जो वो कर गए हैं, जितनी खुशियां वो लोगों को दे गए हैं, तो उसके बाद तो कभी उसका नाम मर ही नहीं सकता। अब वो खुद नहीं रहे इस दुनिया में, हमारे साथ नहीं रहे, मगर हम उनकी यादें हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। वो एक शो किया करते थे टेलीविजन पे, तो मुझे उन्होंने, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया उस शो के लिए और मुझे लोगों ने ना जरा थोड़ा सा डराया कि तुम जा रही हो उमर शरीफ शो में जा रही हो, तो वो तुमसे ऐसे जरा ट्रिकी सवाल करेंगे तो तुम कंफ्यूज ना हो जाना, वो जरा करते हैं इस तरह के सवालात। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी जब मैं वहाँ गई हूँ, मगर वहाँ जाके जब मैं एंटर ही हुई हूँ उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया और मतलब इतने सुकून से वो प्रोग्राम हुआ और इतना लाइवली और इतना मजा आया, इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे कि मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा लोग थे तो इतने अच्छे हैं, तो एक बेहद अच्छे इंसान थे और बड़ी इज्जत देते थे लोगों को। हाँ, जरूर करते होंगे ट्रिकी सवाल, मगर वो और तरह के उनके होते थे और लोगों से, जो जिनको इज्जत देनी चाहिए उनको वो इज्जत देते थे बहुत ज्यादा। और मतलब इतने मजे की बातें करते थे कि इंसान जो एक मिनट अपने सारे गम भूल जाए और हंसता ही चला जाए उनके साथ। तो ये एक खूसियत थी। सिताज बादशाह थे स्टेज कॉमेडी के और मैं समझती हूँ कि उनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी जगह जो खला हो गया ना, वो कोई भी पुर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता करे। आमीन। अच्छा लैला जी, अब
बहुत सारे, अगर कहा जाए सिर्फ कॉमेडी की बात की जाए कि कॉमेडी किंग है, तो मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि फ़न की दुनिया के उमर शरीफ साहब बेताज बादशाह रहे और ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की उनकी रही। उनके कोलीग्स, उनके साथी हमेशा ये कहते हैं कि चलते फिरते स्क्रिप्ट में किस तरीके से जो वो जुमले ऐड करवा दिया करते थे, ये बड़ी बात है और बहुत कम लोगों के पास ये फ़न, ये हुनर होता है। ये फ़न होता है, अल्लाह ताला ने उनको खास उन पे रहमत बख्शी थी अल्लाह ताला ने, कि उनको ऐसे बनाया था कि वो मतलब ऐसे फनपारे उनके पास थे, ऐसे वो शगुफे छोड़ के मतलब अपने चारों तरफ वो बस हंसी बिखेर देते थे। तो अच्छा, का बस बहुत ही दुख है और बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। लगता है कि और बड़ा लॉस है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है ऐसे बड़े शख्स का चले जाना। जी बिल्कुल, ये तो है। मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो है वो सदियों में पैदा होते हैं, तो जब वो चले जाते हैं क्योंकि उस तरह का आर्टिस्ट कोई भी नहीं। अभी आप चारों तरफ नजर दौड़ा ले, उनके पाए का आर्टिस्ट कोई भी नहीं है हमारे पास। अच्छा लैला जी, अपनी बेटी की वफात के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब रहे, बड़े परेशान रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि उसके बाद वो संभल नहीं पाए और नो डाउट जवान बेटी का ये चले जाना एक बाप के दिल में भी एक बड़ा जो है ना, वो सबसे होता है दुनिया का। तो पता नहीं कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया होगा, और फिर भी मगर वो लोगों को हंसाते रहे। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो हमने उनके चुटकुले सुने, उनका हमने मिजाह देखा, उनकी हमने कॉमेडी देखी, बरजस्ता जुमले देखे हमने। लैला जी, ऑफ स्क्रीन जो है बहुत सारे लोग चूंकि नहीं जानते होंगे, तो मैं आपसे ये लाजमी पूछना चाहूंगी कि ऑफ स्क्रीन जो उनकी शख्सियत थी वो किस तरह से थी? संजीदा रहते थे या ऑफ स्क्रीन भी, ऑफ स्टेज नहीं, वो ऑफ स्क्रीन वैसे ही थे जैसे वो स्क्रीन पे नजर आते थे ना, वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी थे। उसी तरह हंसी मजाक और उसी तरह की बातें, उसी तरह के चुटकुले, तो वो इसी तरह रहते थे ऑफ स्क्रीन भी। मतलब फर्क नहीं था ऑन और ऑफ में, एक उनकी पर्सनैलिटी थी। लैला जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और उमर शरीफ साहब के साहबजादे ने, उनकी जो अहलियां हैं, उन्होंने भी मीडिया पर गुफ्तगू की और बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जो उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी में उनकी बड़ी ख्वाहिश रही थी, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश रही थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में उनको जो है वो दफनाया जाए। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सिंध हुकूमत ने उनकी इस आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वहाँ पर इंतजामात क्या किए जा रहे हैं, इस हवाले से एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको अपडेट करेंगे लाइव अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से। छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे लैला ज़ुबैरी साहिबा से। उमर शरीफ साहब हम में अब नहीं रहे, बहरहाल उनकी जो आखिरी ख्वाहिश है उसका एहतराम किया गया है। और सईद गनी साहब ने जो गुफ्तगू की उसके मुताबिक तमाम जो इंतज़ामात हैं उनको देखा जा रहा है उनकी जानिब से। और उमर शरीफ साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में उनको दफनाया जाए, उनकी तदफीन वहाँ पर की जाए। इस वक्त हमारे सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर कराची से आसिम अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम आसिम से बात करते हैं और इंतजामात के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आसिम। आसिम बताइएगा, अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में हम मौजूद हैं और उसके साथ बिल्कुल जो नीचे यानी कि दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी अगर किसी का आने का आप में से इत्तेफाक हुआ हो तो उसके बिल्कुल जो ज़ेरी जानिब एक चश्मा मुबारक बहता था और वहाँ पे जो है वो कुछ बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं, औलिया कराम की कब्रें हैं। उन्हीं के एक कब्र के अहाते के साथ ही जो है वो जो कॉमेडी के बेताज बादशाह, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम उमर शरीफ, उनकी ख्वाहिश
ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के ही अहाते में उनकी तदफीन की जाए। मैं सबसे पहले नियो के नाजरीन को भी और आपको भी ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो मकाम है, खुसूसी तौर पर जो है वो यहाँ पर सिंध हुकूमत ने जगह मुख्तस की है। हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर एक खातून बुजुर्ग हैं, बीबी रशीदा अलमारूफ दादी हुजूर का ये एक तरह से आप कह लें कि छोटा सा मज़ार कहलाता है। उसके दाएं या बाएं जानिब जो है वो आज शाम में मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि कब्र की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीर को जो है वो वहाँ पर जर्मनी में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान लाने के जो है वो तैयारियां शुरू की जाएंगी। लेकिन आज हमारी यहाँ पे महकमा औकाफ के जो हुकाम से बात हुई, उनका यही कहना है कि हमें ये ऑर्डर्स तो मिल चुके हैं कि इस जगह को मुख्तस किया गया है, लेकिन ताहाल अभी तक ये ग्रीन सिग्नल अभी नहीं दिया गया है कि कब्र की खुदाई शुरू कर दी जाए। लेकिन मुमकिन तौर पर आज शाम से जो है वो इस मकाम पर जहाँ पर हम मौजूद हैं और नियो TV यहाँ पर पहुँचा है, आप ये देख रहे हैं कि इस जगह पर दाएँ जानिब भी और बाएं जानिब भी दोनों जानिब जो है वो जगह खाली है। और मुमकिन तौर पर जो है वो दाएं जानिब का ये कहा जा रहा है कि इस तरफ जो है वो उमर शरीफ की जो कब्र है, जो आखिरी आरामगाह है, उसकी खुदाई का काम जो है वो शुरू होगा और इस मकाम पर जो है वो उमर शरीफ की तदफीन की जाएगी। अलबत्ता उनकी नमाज जनाजा के हवाले से अभी तक हतमी तौर पर यह तय नहीं हो सका है कि कौन पढ़ाएगा। उसमें 2-3 बड़े जो है वो उलमा कराम के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें जो है वो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, इसके अलावा जो है वो हज़रत अल्लामा इलियास क़ादरी साहब हैं। तीसरी जो शख्सियत हैं जो मुमकिन तौर पर ये उनके ख़ानदानी ज़राए कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इम्कान है वो जो बशीर फ़ारूकी साहब हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, उनका भी एक नाम सामने आ रहा है। लेकिन हतमी तौर पर यह फ़ैसला ख़ानदानी, लाजमी सी बात है, ये ख़ानदानी अफराद करेंगे, उनके साहबजादे हैं, उनकी अहलिया हैं और दीगर जो अजीज़ व अक़ारिब हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान लाने के बाद जो है वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी जनाजा कौन पढ़ाएगा, ये 2 दिन में वाज़े हो जाएगा। अलबत्ता वहाँ पे तैयारियां जो है वो की जा रही हैं कि उनकी नमाज जनाजा जैसी अदा होगी और उसके बाद जो हमारे जो बैरूनी जो हुकाम हैं वो पाकिस्तान वापस जो मैयत लाने की कोशिशें जो है वो शुरू कर देंगे। अच्छा, जो उनकी अहलियाँ हैं उमर शरीफ साहब की, उन्होंने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया आसिम कि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं वो ही नमाज जनाजा उनकी पढ़ाएं। देखिए, ख्वाहिश का इजहार जो है वो उमर शरीफ जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी किया। उनके आखिरी इंटरव्यूज़ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि उन्होंने जो है वो इस हवाले से बात की थी कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका जो आखिरी सफ़र है वो बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के साथ हो और वो जो है वो बिल्कुल नेक लोगों की सोबत में जो है वो अपना आखिरी वक्त गुजारना भी चाहते थे। और जो है वो उनकी इस ख्वाहिश को सिंध हुकूमत ने इस हद तक तो पूरा किया है कि दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में जो है वो उनकी कब्र को जो है वो मुख्तस किया गया है और आज यकीनी तौर पे इसका काम भी शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जो जनाजा कौन पढ़ाएगा, तीनों ही बड़े नाम है, तीनों ही मोहतरम नाम है। पाकिस्तान में जो है वो मजमूई तौर पर अगर देखें तो किसी तनाज़े से पाक हैं और इनको जो है वो सभी अपनी अकीदत रखते हैं। अलबत्ता इसका फैसला आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, अहलिया ने अगर जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया है तो इसका जो हतमी फैसला है वो उनके जो है वो ख़ानदान वाले करेंगे, उनके जो है वो अजीज़ व अक़ारिब करेंगे, उनके साहबजादे मौजूद हैं, उनकी अहलिया मौजूद हैं। और ये उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में बल्कि जो है वो ख़ानदानी ज़राए ये कहते हैं कि जब उमर शरीफ साहब की मैयत जर्मनी से पाकिस्तान के लिए रवाना होगी तो उम्मीद है कि उस वक्त तक जो है वो ये फैसला हो जाएगा कि नमाज़ जनाज़ा गालिबन बुध तक बताया जा रहा है कि बुध तक इंशाल्लाह जो मैयत है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, तदफीन हो जाएगी। इस हवाले से ज़राए क्या कह रहे हैं? देखिए, जर्मनी से जो है वो हमने अब ये देखा था कि जब उमर शरीफ साहब की तबीयत नासाज थी, वो कराची से उनको अमेरिका ले जाने की बात हो रही थी तो उसमें भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात पेश आई थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो वजारत ख़ारजा के हुकाम देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जो है वो सिविल एविएशंस वगैरह देख रही होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम बैरून मुल्क से किसी बॉडी को, अपने पाकिस्तानी भाई बहन या फिर हमारे किसी अजीज़ व अक़ारिब की बॉडी हम वापस लाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो एक प्रोसीजर होता है और यकीनी तौर पर आज उस प्रोसीजर का आगाज होगा। क्योंकि मैं यहां पर यह बता दूं कि जर्मनी में हफ्ता और इतवार का जो दिन होता है, वहां के जो लोकल इदारे होते हैं, यानी कि बल्दियाती, हम अगर अपने पाकिस्तानी उसमें कहते हैं कि बल्दियाती इदारे, तो उनकी छुट्टी होती है। डेथ सर्टिफिकेट और जो उनकी तमाम जो है वो शराइत होती हैं और जो उनका पूरा प्रोसेस होता है वो आज से शुरू होगा और आज ही किसी वक्त जो है वो उमर शरीफ साहब की वहां पर जो न्यूमबर्ग सिटी है, जर्मनी का शहर, वहां पर जो है वो नमाज जनाजा अदा होगी। पाकिस्तानी हुकाम भी उसमें मुमकिन तौर पर
तमाम शिरकत करेंगे और जो अदाकार और उनके अजीज व अकारिब वहाँ पर मौजूद हैं, फनकार हैं, अच्छा, वो भी जो है मुमकिन तौर पर उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है दरगाह के आप अंदरूनी हिस्से में इस वक्त मौजूद है और आपने हमें वो जगह भी दिखाई है जहाँ पर गालिबन जो जगह मुख्तस की गई है उमर शरीफ साहब की तदफीन के लिए। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बाहर के मनाजिर भी अगर आप हमें दिखा सकें, हमारी ऑडियंस यकीनी तौर पर कुछ मनाजिर वहाँ से भी देखना चाहेगी और ख़ासकर हमें पीपल्स पार्टी जो इंतजामात कर रही है उस हवाले से भी ज़रा हमें बताते चलिएगा। सईद गनी साहब ने खुद गुफ्तगू की कि सारे इंतजामात जो है वो मुकम्मल हमारी तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन एहसन से कहूँगा कि ज़रा हमारे न्यू के नाजरीन को हम बाहर के कुछ मनाजिर ऐसे दिखाते हैं कि मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा जितना मुमकिन हुआ। ये मैं पहले एहसन से कहूँगा कि ज़रा एहसन अपने दाएं जानिब ज़रा दिखाएं कि ये देखें, ये बाहर से आने वाला जो मरकज़ी दरवाज़ा है इस अहाते का, ये है वो दरवाज़ा, इसको जो है वो चिल्लम चश्मा मुबारक कहा जाता है। इसके अहाते में जो है वो 3 से 4 बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं और उसके साथ अगर हम ये इंटर होते हैं, सीढ़ियों से हम उतरें और मेरे जो है वो बाएं जानिब जिस मकाम पे अभी अंदर में मौजूद था, ये वो दरवाज़ा है, ये वो रास्ता है। ये 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके ऊपर जब आप जाएंगे हम तो यहाँ पर जो है वो उनकी जगह मुख्तस की गई है तदफीन के लिए। और एक और जो अहम बात है, अगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो है वो हम न्यू के नाजरीन को दिखाना चाहते हैं, ये वो खुसूसी चश्मा है जो यहाँ पर हज़ारों साल से मौजूद है और यहाँ पर आने वाले जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, वो इस चश्मे के पानी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ बुजुर्गान दीन की भी खबरें हैं। मैं अपने कैमरामैन एहसन से कहूँगा कि ज़रा यहाँ पर दिखा दें। जब हम उस मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ये वो रास्ता है और कुछ सीढ़ियाँ उतर रही हैं। ये खूबसूरत नक्शो निगार पूरे जो है वो यहाँ पर ये बनाए गए हैं और ये आपको जो है वो अगर थोड़ा सा हम जूम करें तो दिखाएं, ये नजराना बॉक्स है, उसके पीछे जो जालियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर वो खुसूसी चश्मा हज़ारों साल पहले जो जारी हुआ था, इस रास्ते को अब बंद कर दिया है ज़ायरीन के लिए। वो बराह रास्त चश्मे तक तो नहीं जा सकते, अलबत्ता यहाँ से कुछ अंदर से पानी की लाइनें जो है वो यहाँ लाई गई हैं और ये आप मट्टी के गुल्लड़ जो है वो देख रही होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये वो मट्टी के गुल्लड़ हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के बाद और फिर यहाँ पर ये जो है वो पानी यहाँ से मटकों में जमा किया जाता है और फिर उन ज़ायरीन को जो है वो ये पानी दिया जाता है। हमने आसिम अभी सारे मनाजर हमने आपने हमारी ऑडियंस के साथ और हमारे साथ शेयर किए, स्पेस भी हमने मज़ार का यकीनी तौर पर हम थोड़ा सा समझने में हमें ज़रा आसानी हुई है। जब तदफीन की जाएगी तो यकीनी तौर पर उमर शरीफ साहब की फैमिलीज़, उनके कॉलीग्स और उसके साथ साथ ना सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से चाहने वाले जो हैं वो भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में यकीनी तौर पर शिरकत करना चाहेंगे। तो इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है वो कोई इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ मुकम्मल किया जा रहा है? देखिए, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई हिकमत अमली तो तरतीब नहीं दी है और ये यकीनी तौर पर आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक बड़ी शख्सियत है, जब एक बड़ी शख्सियत का जनाजा इस मकाम पर आएगा तो ये मकाम, मैं आपसे ये भी बता दूं कि ये 10 दिन कबल ही दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी को कोरोना के हवाले से जो हमने बंदिश थी उसके बाद महकमा औक़ाफ़ ने यह खोला है। तो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है जो ख़ास तौर पर दोपहर के बाद मुल्क भर के दीगर हिस्सों से यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, बल्कि अतराफ़ में जो है वो जगहें किराए पर लेकर वो रहते हैं और फिर दरगाह की ज़ियारत के लिए यहाँ पर वो शाम में या दोपहर में या जिसको जो मुनासिब वक्त लगता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ औलिया कराम के उर्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो नजराने यहाँ पर जारी किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर लंगर की तकसीम का अमल होता है। यकीनी तौर पर जब उमर शरीफ साहब की तदफीन का यहाँ पर वक्त होगा तो एक बड़ा मजमा ये उम्मीद की जा रही है यहाँ पर होगा। उसको किस तरह सिंध हुकूमत का महकमा औक़ाफ़ हैंडल करेगा, सिंध हुकूमत के सिक्योरिटी जो हुक्काम है बिल्कुल, लेकिन यकीन दहानी यही करवाई गई है कि जो इंतजामात है सिंध हुकूमत खुद से ही देखेगी। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ, आपने हमें सारी जो डिटेल्स हैं उनसे आपने हमें आगाह किया। जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में कि एक छोटे से वक्फे और ब्रेक की जानिब हम बढ़ें और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लंदन में जायदाद खरीदने वालों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 5वां नंबर आया है। विकीलीक्स, पनामा पेपर्स और अब पेंडोरा पेपर्स, क्या खुलने वाला है या क्या खुला है इस पटारी में से ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे और एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से साथ रहिएगा। लो
सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान की जो सियासत की तारीख है उसमें जब बड़ी बड़ी लीक सामने आई हैं तो उन्होंने बड़ा बड़ा भौचाल बपा किया है। जैसे कि आपको याद होगा विकीलीक्स का सामना आना, पनामा पेपर्स का सामने आना और उसके बाद हुकूमत का ही चले जाना। अब जनाब पेंडोरा पेपर्स का तस्करा किया जा रहा है और लंदन में जायदाद खरीदने वालों में पाकिस्तानी जो है वो 5वें नंबर है। लंदन में ऑफशोर कंपनियां होने का इंकशाफ हुआ है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और दीगर शख्सियात के नाम इस फहरिस्त में शामिल होने का जो है तस्करा किया जा रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए। मुझे बताएगा कि इस नए मालियाती स्कैंडल में किन किन शख्सियात का नाम सामने आ रहा है? नाम तो मेरा ख्याल अखबारात में आ गए हैं और बहुत सौ के जो है वो, अगर आप पूरे पेपर उठाएं, ज़ाहिर 700 अफराद नाम हैं जो चीदा नाम सामने आए हैं, वो अखबारात में मौजूद हैं। लेकिन अभी ये चीज़ तहकीक होना बाकी है कि, और मेरा ख्याल है जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बेहतर है कि अगर इस पर कोई तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए और उसको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए, चाहे 30 दिन का दिया जाए या 60 दिन का दिया जाए, कि इतने वक्त में वो रिपोर्ट मुरतब करके बताए कि किन किन लोगों की जायज़ ऑफशोर कंपनीज हैं, क्योंकि ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी नहीं है। ये एक अलग डिबेट है कि ऑफशोर कंपनीज का कारोबार जो है वो बुनियादी तौर पे टैक्स से बचने के लिए किया जाता है, तो वो अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बैनुल अक़वामी डिबेट है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना ये है कि जिन लोगों ने अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर नहीं की या जो कंसर्न इदारे हैं, जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज हैं या FBR है, उधर उन्होंने वो डिक्लेयर की हैं या नहीं की हैं। अगर नहीं की हैं तो जाहिर है उन्होंने एक गैर कानूनी अमल किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वजीर आजम को सबसे पहले अपनी काबीना के अरकान के जो नाम आए हैं, क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए सबसे पहले उन लोगों को स्टेप डाउन करना चाहिए और वज़ीर आज़म को तहकीक करवानी चाहिए उनके बारे में, और अगर वो क्लियर हों तो बिल्कुल उनको वापस ले आना चाहिए, काबीना के अंदर वापस ले आना चाहिए, और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है बेसिक प्रिंसिपल होता है। और यही जब नवाज शरीफ साहब का नाम आया था तो उस वक्त भी यही बात की गई थी, हालांकि उनका अपना नाम नहीं था, लेकिन चूंकि उनके बच्चों के नाम थे, लिहाजा अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देते तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए होते। इसी तरीके से आज चूंकि एक से ज़ायद अफराद के नाम आए हैं, बहुत से करीबी वज़ीर आज़म के जो है काबीना के अरकान हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे सबसे पहले उनको काबीना से निकालना चाहिए, उनके खिलाफ उनके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए, और अगर वो क्लियर हैं और उनकी ये ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर्ड हैं तो जाहिर है उनको वापस लेना चाहिए, इज्जत के साथ वापस लेना चाहिए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मजहर अब्बास साहब, जब पनामा पेपर्स का पूरा मामला हुआ तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया नून लीग को। अब जो ये पेंडोरा पेपर्स सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं कि इससे जो अभी हुकूमत है उसको कोई नफा नुकसान पहुंच सकता है? नफा नुकसान कारोबार में होता है, हुकूमत में नहीं होता। लेकिन ये कि वजीर आजम, क्योंकि इमरान खान के हवाले से कोई उनकी ऑफशोर कंपनी सामने नहीं आई है, ना उनके किसी करीबी रिश्तेदार की, लिहाजा वजीर आजम के हवाले से तो ये इत्मीनान बख्श बात है कि उनको एक क्लीन चिट मिल गई है और ये उनको सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने मुजरा के खिलाफ, जैसे मादी में भी हमने देखा है कि जब दवाओं का स्कैंडल आया था, गंदम का आया था, तो उस तरीके से शायद कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, आज ये तय करेंगे, लेकिन इस चीज़ को डिले नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप 700 लोगों पे ज़रूर FBR वगैरह तहकीकात करें, लेकिन सबसे पहले जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, उनके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, उसका ऐलान होना चाहिए, और जब तक वो तहकीक मुकम्मल ना हो उनको काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हमारा जो नेशनल चैनल है और एक निजी चैनल है, उन्होंने जुनैद सफदर के हवाले से भी जिक्र किया और मरियम नवाज शरीफ जो है वो उनका जो है वो स्टेटमेंट फौरी तौर पर सामने आई और उन्होंने कहा कि ये नाम सामने आने पर मैं उन चैनल्स को या लोगों को जो है वो सू करूंगी। और इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, वो जाहिर है जिन लोगों ने पाकिस्तान में जिन दो सहाफ़ियों ने, जो सहाफ़ी इस पूरी तहकीकात का हिस्सा थे, उन्होंने भी इस चीज़ की तरदीद की है कि जुनैद सफदर का नाम नहीं है और यानी जुनैद सफदर का नाम है, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो उस पर ही जाना पड़ेगा कि अगर पेंडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर का नाम नहीं है तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान एक इतने जिम्मेदार वजीर के ज़बान पर कैसे आया और उन्होंने क्या इस चीज़ की तहकीक होगी कि पीटीवी ने यह खबर खुद चलाई है, क्योंकि दायरे पीटीवी में जो लोग बैठे हैं उनमें शायद ये जुर्रत ना हो, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है कि वो ये कहें कि हमें ये डायरेक्टिव गवर्नमेंट से आई थी। अगर उन्होंने खुद चलाई है तो भी, और उनको अगर वजीर या वजारत की तरफ से ये कहा गया कि आप चलाएं तब भी, इसकी एक अलग तहकीक होनी चाहिए। बेहतर होता है कि जब ये तरदीद आ गई तो उसके बाद ये फवाद चौधरी साहब भी और शहबाज गिल साहब भी उस चीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं, पीटीवी भी विड्रॉ कर लेता। होती है, गलत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस पर इंसिस्ट करना कि ये चीज़ है तो फिर ये डैमेजिंग है। और फिर ये कहना कि नहीं मैं तो फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन कराना चाहता हूँ, ये भी एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो दरअसल फेक न्यूज़ के खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं कराना चाहते, वो फेक न्यूज़ के लिए लेजिस्लेशन करवाना चाहते हैं। वरना जिस तरह की अथॉरिटी वो बनाना चाहते हैं उससे फेक न्यूज़ तो ख़त्म नहीं होगी, अलबत्ता फेक न्यूज़ परवान ज़रूर चढ़ेगी। मज़हर अब्बास साहब, आलमी रहनुमा हो गए, कारोबारी शख्सियात होगी, आला अहदेदार हो गए, मालियात की जो डिटेल सामने आई है उनका नाम उसमें शामिल है, लेकिन जब तक किसी बड़े सियासतदान का नाम उसमें शामिल ना हो, आपको लगता है कि मामला उस तरह से नहीं होता जिस तरह हमने पनामा पेपर्स के टाइम पे देखा? एहतसाब तो फिर सबका होना चाहिए, चाहे कोई बिजनेस मैन भी है, गड़बड़ घोटाला तो फिर उसने भी किया ना, तो एहतसाब तो हर एक के लिए शफाफ होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। नहीं, वो होना चाहिए। मैंने सुबह भी जियो पे भी ये बात की थी कि देखिए ICIJ को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी का लीगल है कारोबार, यानी किसी ने ऑफशोर कंपनी, क्योंकि ऑफशोर कंपनी इलीगल वो नहीं है, उसको हम बार बार ये डिक्लेयर करते हैं कि ये ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गलत बात नहीं है। अगर वो गलत बात नहीं है और किसी ने अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं और उसको डिक्लेयर भी किया है, FBR में डिक्लेयर किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज में डिक्लेयर किया है, तो फिर उसका नाम क्यों आए ICIJ में? और चूंकि उसका तो काम लीगल हो गया उसका काम, वो क्यों आया, किस वजह से आया? क्योंकि बार बार उसे भी वजाहत करनी पड़ती है और सारे चैनल को भी ये बार बार कहना पड़ता है कि जी देखें ऑफशोर कंपनी कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इसको छुपाना एक गलत काम है। तो हमें इस चीज़ का जायजा लेना है और मेरा ख्याल है ICIJ को भी इसको सोचना चाहिए कि आपने अगर उनके नाम देने हैं कि जिन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, जिनकी इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है, ये सारी चीजें हैं, तो उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए मेरा ख्याल है उन लोगों की। क्योंकि जब आप एक जनरल लिस्ट जारी कर देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि जिस आदमी ने अपना काम जो है हर चीज डिक्लेयर भी है, उसे भी बार बार वजाहत देनी पड़ती है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जब पनामा पेपर्स की तहकीकात का मामला आया था तो तब भी उमर चीमा साहब सरे फहरिस्त थे, और अभी जो पेंडोरा पेपर्स का सिलसिला सारा सामने हो रहा है तब भी उमर चीमा जो है वो हमें आगे आगे दिखाई दे रही है। तो इस हवाले से सर आप क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही जब इस तरह की लीक्स आती हैं या पेपर्स आते हैं तो इस तरह की स्टोरीज का असल एक्चुअली जो मकसद होता है, जो ज़रूरत होती है, वो क्यों सामने आती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि उमर चीमा ज़ाहिर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अपनी स्टोरीज पे स्टैंड करते हैं, स्टोरी देने से पहले वो पूरी तहकीक करते हैं। सिर्फ ये ICIJ तो एक बड़ा फोरम है, लेकिन इंडिविजुअली भी उमर चीमा ने अपने तय जो स्टोरीज की हैं उस पर स्टैंड करते हैं, और अगर स्टोरीज में कोई गलती होती है तो वो मान भी लेते हैं। इसी तरीके से और भी कई हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं, मादी में कामरान खान बहुत रहे हैं इस हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और भी कई हैं। तो
इंटीग्रेशन ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, ये हर कोई रिपोर्टर की बस की बात नहीं होती। वो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, उसमें आपने जाके तहकीक करनी होती है, कभी हफ्तों कभी महीनों लग जाते हैं बड़े पैमाने पे इस फील्ड, क्योंकि बहुत बड़ी तहकीक थी इसलिए 2 साल लगे। वरना एक इंडिविजुअल भी जब कोई किसी केस पे काम कर रहा होता है तो उसको दिनों हफ्तों महीनों लग जाते हैं, लेकिन उसमें बुनियाद यही होती है कि वो पूरी तहकीक कर। तो उमर चीमा और अब फखर दुरानी भी मेरा ख्याल है अच्छे तहकीकाती रिपोर्टर्स में उनका शुमार होता है। सर थैंक यू सो मच, आपने नियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और अपना एनालिसिस आपने सामने रखा पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। जितनी अहम मालूमात थी वो आप हमारे साथ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करते। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है कि छोटे से वक्फे से वापस आएंगे तो 11 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हेडलाइंस ब्रेक के बाद नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर हिम्मत जवान हो तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और वाकई दिल जवान होना चाहिए, फिर आप जिंदगी की रेस में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं जिनकी उम्र तो है 75 बरस, लेकिन ना जाने कितनी 76 माशाल्लाह, ही करेक्टेड मी, ही जस्ट करेक्टेड मी 76, और ना जाने कितनी मैराथन रेसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट की है। आप ये देखिए, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त मुझे मिल चुकी है। अगर हमारा कैमरा शॉट लेकर आपको दिखाए तो कई मेडल्स और गोल्ड मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। रिसेंटली जो शेखपुरा में एक नेशनल रेस अरेंजमेंट हुई उसमें जनाब इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और 42 किलोमीटर जो है वो इनका रिकॉर्ड है। 4 किलोमीटर की अगर रेस की बात हो ना तो मेरे ख्याल से हमारा जो आज का नौजवान है ना वो थक कर गिर कर हार कर पड़ जाएगा। और भाई एजाज की बात है कि आज हम मोहम्मद रफीक साहब से मिल रहे हैं और आज इनके बेटे जिन पर पूरे पाकिस्तान को फख्र है, आई एम श्योर कि वो भी अपने बाप पर आज फख्र कर रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारी जनाब कौमी टीम के जो मायानाज हीरो हैं, क्रिकेटर है, बैट्समैन है, अजहर अली। ये उनके वालिद साहब हैं और ट्विटर पर भी अजहर ने अपने वालिद की ये जो जीत है उसकी खुशी का इजहार किया, इनकी वीडियो शेयर की। कुछ तस्वीर और वीडियोस मैं चाहूंगी कि हमारी जी बिल्कुल आप इस वक्त नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफीक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे जरा पहले अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइएगा, उसके बाद मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और ये रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया है, इसमें 10 मैराथन का रिकॉर्ड है। माशाल्लाह। इसमें 5 मैराथन जो हैं वो इंटरनेशनल है, 3 लाहौर में हुई थी और 2 दुबई की हैं। तो ये तीनों पांचों जो हैं इंटरनेशनल हैं। 4 नेशनल मैराथन हैं जो इसमें रिकॉर्डेड हैं, और आखिरी जो मैंने शेखुपुर में लगाई है वो हाफ मैराथन है। तो सारी मैराथन जो है ना, मैंने स्टार्ट फर्स्ट जो की थी पेशावर में वो एट द एज ऑफ 53, 53 साल की मेरी एज थी, पहली मैराथन वो लगाई थी। उसके बाद लास्ट ये हाफ जो लगाई है ये 76 ईयर्स में, यानी 76 एज मेरी हो चुकी है, तो तब लगाई है। तो मैं जितने भी सुनने वाले हजरात हैं उनको ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अगर सेहतमंद हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें उनको चलना, सैर करना या दौड़ना मना है, वो लोग एक प्रोग्राम मेरे पास है, वो घर बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप? यस, घर बैठे वो मैंने लॉकडाउन में तैयार की है। अच्छा, और कैसे हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, प्रैक्टिकली। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, मैं यहाँ पर बार बार जो आपकी उम्र का जिक्र कर रही हूँ वो मैं इसलिए कर रही हूँ सर आपकी इजाज़त से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप इस वक्त मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। बुजुर्गों की बात तो मैं ज़रा बाद में करती हूँ, हमारा आजकल का जो जवान तबका है वो भी बड़ा सोहल हो चुका है। तो आपकी माशाल्लाह जो फिटनेस का राज है, मंतरा है, वो क्या है? फिटनेस बेटे ये मुश्किल काम नहीं है। इसमें एक तो टाइम की, वक्त की पाबंदी है। अर्ली उठना है, सुबह उठना है, अल्लाह को याद करना है, उसके बाद निकल जाना है। तो जाकर जब कोई पार्क में जाते हैं ना लोग, मैं उनको देखता हूँ कि वो पहले बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। वो बातों में जो वक्त लगा देते हैं, फिर उनका दिल नहीं करता कि हम सैर करें या रनिंग करें या जॉगिंग करें। लेकिन मैं जब जाता हूँ, अल्लाह का एहसान है कि मैं जाते ही अपना स्टार्ट कर देता हूँ।
तो जब तक मेरा तो कंप्लीट नहीं ये होता। फिटनेस मेंटेन रखने के लिए एक तो आपने बात बोली कि डिसिप्लिन होना जरूरी है, सुबह वक्त पर उठना जरूरी है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने तर्क करके रखी हैं और कोई अच्छी चीजें जिनको आपने अपनाया हो अपने लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से आपकी सेहत माशाल्लाह अच्छी है? जो खुराक का मामला है, हाँ। उसमें मैं बिल्कुल सादा खुराक खाता हूँ, हाँ। हैवी खुराक नहीं खाता, कोई मुरगन ग़िज़ाएं नहीं, हाँ, कोई पंजाबी खाने नहीं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। आज का जो रूटीन है, हाँ। सबसे पहले मैं दही खाता हूँ, हाँ। दही खाने के बाद वक्फा डालता हूँ, वक्फा डालने के बाद पराठा और आमलेट खाता हूँ। क्या बात है सर। उसके बाद दोपहर को किसी वक्त जब आमतौर पे मौका मिल जाता है तो फिर फल खाता हूँ। हाँ। इसके अलावा और ये बेगम इतना ख्याल रखती है दही पराठे और ये सारी चीजों का? हाँ, ये आपने मेरा दिल दुखा दिया है। वाइफ मेरी फौत हो चुकी है, I'm so sorry, हाल ही में sir. कुछ अर्सा I'm हुआ है, really sorry. लेकिन शी वॉज अ ग्रेट लेडी। अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे सारी ज़िंदगी, मैं खेलता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, उसने कभी ये नहीं कहा कि आप किधर से आए हैं, क्यों जाते हैं, मेरे वक्त नहीं देते। तो सेटिस्फेक्शन उनकी थी इस मामले में कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। तो जब तक वो थी उन्होंने आपका बेहद ख्याल रखा, बहुत ख्याल सेहत का? रखा, बहुत। वो ना होती तो शायद उनकी वजह से ही आपने ये सारी अच्छी आदत अपनाई? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है कि उसमें मैं पूरा साथ दिया है, पूरा तामन किया है, और मैं भी अल्लाह का एहसान है कि आज उनके लिए दुआ गो हूँ, दुआएं करता रहता हूँ। खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उनकी खताएं माफ़ करे। तो आपने मुझे ये याद करा दिया, तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको जज़ा दे। देखकर बहुत खुश हो रही होंगी, आपको जज़ा दे कि आप इतने एक्टिव हैं, जो आदत उन्होंने आपको लाइफ में वो आपने उनको कंटिन्यू रखा हुआ। अच्छा, आपकी एज के सर जो लोग होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बड़ा एक तकलीफ होती है, घुटने की तकलीफ, चलने फिरने में तकलीफ। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि अक्सर बुजुर्ग अफराद अपने आप को रिटायरमेंट के बाद तो बस बीमारी तस्वुर करना शुरू कर देते हैं कि बस जितना काम करना था आप कर लिया, अब बस आराम की बारी है, और वो आराम ही उनको बीमार कर देता है। आपने ये बड़ी अहम बात की है, बहुत अहम है ये। रिटायरमेंट के बाद जो लोग घर में बैठ जाते हैं वो लाजमी बीमार हो जाते हैं, और उनका एज फैक्टर जो है वो डिटोरिएशन की तरफ चला जाता है। लेकिन जो लोग कहीं और जॉब कर लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, या कम से कम चलो वो नहीं करते तो कुछ और काम शुरू कर देते हैं, सैर कर लेते हैं, तो बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनकी इस्लाह कर लेते हैं, यानी कोई ना कोई काम अगर वो शुरू कर देते हैं ना, तो उनकी लाइफ बेहतर जो सफ़र की जाती है, और वो अच्छी ज़िंदगी बहुत सारे गुजारते हैं। मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, ये मैं कहीं कोई किताब से पढ़ी हुई बात या टीवी पर देखी हुई बात आपके साथ नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि आफ्टर रिटायरमेंट हम नॉर्मली बात करते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, या बच्चे अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, या मुलाजमत के लिए बाहर चले जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। अब आपके भी माशाल्लाह, हम जब ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, तो 5 बेटे और एक बेटी है, तो आपने अपने आप को मसरूफ रखा। अक्सर जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए और अब हम अकेले रह गए। तो इस चीज को आपने कैसे देखा अपनी जिंदगी में और तब्दील किया? इसमें बेटे ये होता है कि अगर इंसान सोचे और कोशिश करे, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। सबसे पहले जो मैं बात दूसरों लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके ज़हन पे वक्त सवार हो तो आप एक सेकंड भी ज़ाया नहीं कर सकते, आप उसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टाइम ये बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, बुज़ुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, तो अगर वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, तो नमाज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मीठी एक्सरसाइज मैंने दुनिया में नहीं देखी। बेहतरीन एक्सरसाइज है, फिजिकली भी और मेंटली भी इंसान को सेटिस्फेक्शन देती है। तो बहुत सारी रूहानी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। अगर सब लोग ये शुरू कर दें तो वो ऑटोमेटिकली सुबह जब उठते ही हैं तो फिर आधा घंटा सैर करने के लिए चले जाएं। सर, ये आप अपने साथ कोई ग्राफ में देख रही हूँ, कोई चार्ट वगैरह आपने रखा हुआ, ये क्या है? ये बेटे वही जो मैं आपको स्टेपिंग और स्ट्रेचिंग का बता रहा था कि ये स्टेपिंग और स्ट्रेचिंग का चार्ट है। अच्छा, लोग इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, मैंने इसको लॉकडाउन में तैयार किया है। ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिकल किया इसका। अच्छा, यानी ये यहाँ इसका ये जो है ना पहला स्टेप, अच्छा, ये 15 मिनट का है। अच्छा जी।
तो 5% आप 15 मिनट अगर वो कर लें, तो 5% क्या आगाज जो है वो 15 मिनट से करना है? 15 मिनट से करना है। हर स्टेप 15-15 मिनट का है। अच्छा, ये आपने खुद तैयार किया हुआ? हाँ, अच्छा सर, हम अपने सेगमेंट को यहाँ पर क्लोज भी कर रहे हैं और मेरा आपसे बहुत बातें करने को दिल भी कर रहा था, लेकिन जाने से पहले जितने बुजुर्ग और खासकर जो सोहल जवान है हमारे, ये जिस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे या क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे अहम पैगाम ये है कि वो जो आजकल बच्चे करते हैं, आम तौर पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे पाकिस्तान के ख़ासकर, वो ज़्यादातर मोबाइल की तरफ उनकी डायरेक्शन होगी, मोबाइल की तरफ चले गए हैं और वालिदैन ने उन पर तवज्जो देनी कम कर दी है। उनकी अपनी मसरूफियात हैं, वो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो वक्त वो अपने वालिदैन जो है अपने बच्चों को देंगे और जो फिर वो बड़े होकर उनको सुकून पहुंचाएंगे, उसकी तरफ रुझान वालिदैन का होना चाहिए। और जब तक ये बच्चे इसी तरह से अपना मोबाइल के लगे रहेंगे या दीगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो ज़ाहिर है वो लाइफ उनकी जो है ना वो। थैंक यू सो मच सर, और आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि जिन लोगों ने आपको देखा और आपसे थ्रू हमारे प्रोग्राम मुलाकात की, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जनाब। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम एक छोटे से वक्फे की जानिब और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से जो आगाही से मुतल्लिक है। एक्सपर्ट डॉक्टर जुबैदा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और इस हवाले से कितनी पाकिस्तान की जो ख़वातीन है वो हर साल इस मर्ज में मुब्तला होती हैं और अपनी जान से चली जाती हैं महज आगाही ना होने के बायस, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक जो आगाही नहीं है और हर साल तकरीबन 40,000 जिंदगियां ज़ाया हो जाती हैं, इसका शिकार हो जाती हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जुबैदा इज़ इन कॉन्वर्सेशन विद अस। डॉक्टर जुबैदा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। मुझे बताइएगा, ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला ख़वातीन की तादाद में हर साल मुसलसल इजाफा होने की क्या वजह है? बुलाने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल हम अवेयरनेस करते हैं। अक्टूबर में हर साल अग्रेसिवली चल रही है पिछले कई सालों से, और मैं पर्सनली क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यानी उस शोबे से ताल्लुक है मेरा जहाँ पर तशखीस के लिए आते हैं लोग, यानी मर्ज की तशखीस कहाँ से होगी, यहाँ मेमो होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, बायोप्सी होगी। तो हम देखते हैं कि मरीज लेट स्टेज में आते हैं, जो हमारे लिए बड़ा तशवीशनाक बात है। और इसकी वजह उमूमन यही देखी जाती है कि उनको नहीं पता होता। तो मतलब अवेयरनेस इतनी ज्यादा होने के बावजूद जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, लोगों तक या तो पहुंच नहीं रही है, लोग इसको सीरियस नहीं लेते। कुछ चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत है। ऑल्दो अपने तरफ से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद ही यही है कि डोर टू डोर भी काम करें, जाके भी बताएं। हमारे सारे जो वॉलंटियर्स हैं, ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज सीरियस बिल्कुल नहीं लेते कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मुकम्मल लाइलाज है। वक्त पर अगर पता चल जाता है तो उसकी पूरी तरह से जो है वो इलाज हो जाता है। तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात लोगों को जो है वो अपनी सेहत के ऊपर जो है वो उनका कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, स्पेशली हमारी फीमेल्स का। और हमारे मेल्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत है सेंसिटाइज करने की, कि वो अपने फीमेल्स को इस तरफ थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट करें कि वो अपनी अच्छा डॉक्टर जुबैदा, इनिशियल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से हैं? बहुत सिंपल सी बात है जो हम बताते हैं और बहुत आसान सी है कि अपना जो एक औरत को खुद अपने छाती को एग्जामिन किस तरह करना है, वो एक बहुत आसान तरीका है कि उसको पैल्पेट करना है और सिर्फ खड़े होकर आईने के आगे देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं, जिसमें उसकी शक्ल का तब्दील होना, उसके साइज में चेंज होना ब्रेस्ट के, उसके अंदर कोई रंग की तब्दीली आपको नजर आ रही हो, आपके निप्पल अंदर की तरफ धंसने शुरू हो जाएं, और अगर कोई आपको लंप यानी कि कोई गांठ महसूस होती है। गांठ का महसूस होना जरूरी नहीं है, कैंसर में बहुत दफा गांठ
लेट स्टेज में फील होती है। तो ये सारी चीजें कि अगर शक्ल तब्दील है, कोई कलर निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, निपल अंदर की तरफ जा रहा है, कोई खराश महसूस हो रही है बगैर किसी चोट के, बगैर किसी तकलीफ के, एलर्जी के, तो ये सारी वो अलामात हैं जिस डॉक्टर जुबैदा, इससे पहले भी कुछ डॉक्टर से गुफ्तगू हुई, क्या अंडर आर्म या शोल्डर के नीचे भी किसी लिम्फ का होना जो है वो इसी की इंडिकेशन कर रहा होता है? क्योंकि अगर आपकी अंडर आर्म किसी तरह का कोई लिम्फ वगैरह या गांठ जिस तरह आपने बोला कि महसूस होती है, तो यूजुअली खवातीन उसको सीरियसली नहीं लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि बाज़ दफा आपको ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आपको बगल के अंदर या आपके जो ये क्लेविकल ये जो बोन है इसके नीचे, क्योंकि सब पूरे में गुदूद होते हैं, पूरी एक चेन होती है, तो इसमें अगर इसमें कहीं बीमारी पड़ी है तो वो आपको बिल्कुल महसूस हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए जब हम एग्जामिनेशन के लिए कहते हैं खुद को देखें या डॉक्टर के पास जाएं, तो छाती के साथ साथ बगल को भी महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहां पर भी इसी तरह की चेंजेस आ सकती हैं, कोई सूजन महसूस हो सकती है, गांठ महसूस हो सकती है, इवन ये कि कैसे पता चलेगा कि ये डिसॉल्व हो जाने वाली नॉर्मल रूटीन की सिस्ट है या फिर खुदा ना खास्ता ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है? तो फौरी चेकअप के लिए कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है अगर खवातीन को किसी भी किस्म की गुठलियां या सिस्ट महसूस हो अपनी छाती में या बाजू के नीचे? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जानना। ये डिफरेंशिएट करने के लिए एज क्राइटेरियाज हैं अलग अलग और मुख्तलिफ इसकी तशखीस का अमल है। यानी अगर यंग एज में हो रही है जो कि बहुत ज्यादा तौर पर जो है वो बिनाइन होती हैं, तो वो उसके लिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवा लेना और उस अल्ट्रासाउंड पे ये चीज पता चल जाती है कि आगे फिर हमें मेमोग्राम वगैरह की जरूरत है या नहीं है। लेकिन अगर 40 साल से ज्यादा की उम्र की खवातीन है तो बेहतर ये है कि वो पहले फर्स्ट स्टेप की उनका मेमोग्राम हो। कि मेमोग्राम जो है वो बहुत छोटी सी बीमारी को भी पकड़ लेता है, तो 40 साल की उम्र के बाद जरूरी है कि वो मेमोग्राम की तरफ जाएं। और उससे छोटी उम्र में अगर फैमिली हिस्ट्री है या पहले से कोई बीमारी, कैंसर तो कोई और जिस्म के हिस्से में मौजूद है, खासतौर पे दूसरे ब्रेस्ट में मौजूद था या ओवरी में मौजूद था, तो फिर वो तो डायरेक्टली जो है वो मेमोग्राम की तरफ ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फैमिली हिस्ट्री है खुदा ना खास्ता पेरेंट माँ में से या कोई फैमिली में से किसी को ऑलरेडी इसकी तशखीस हो चुकी है, तो कितना ज़रूरी है कि जो बाद में फैमिली की जो बच्चियां हैं वो इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लें? देखिए, इस पे इतनी रिसर्च मौजूद है कि जब अगर माँ को या बड़ी बहन को या आपके बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स में मौजूद है अगर, तो उस बच्ची को चाहिए कि वो अगर फॉर एग्जांपल उनको जिस एज में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी तो वो 10 साल पहले से अपनी स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दें। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी ज्यादा प्रेवलेंस के चांसेस होते हैं अगर तो फैमिली में मौजूद है। तो अगर 50 साल में माँ को हुआ है तो बेटी 40 साल से अपनी स्क्रीनिंग शुरू करवानी शुरू कर दे, या एटलीस्ट अपना केयर करना, अपने आप को देखना, अपनी जांच करना, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाना, ये सारी शुरू करवा देनी चाहिए क्योंकि इसकी प्रेवलेंस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन यानी बहुत जीनियाती तब्दीली कुछ लोगों के अंदर मौजूद होती है जो उनके खानदान में होती है, जो बचपन है, तो वो अगर आपको पता है तो फिर तो आपको हर वक्त अलर्ट लेना है कि कभी भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उन लोगों के अंदर बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को हमेशा चेक करवाते रहें अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी के थ्रू एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। एटलीस्ट अपने डॉक्टर से जरूर मशवरे में रहें कि अब उनको आगे क्या करना है। और डॉक्टर यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ खवातीन को ये रुझान है कि वो अपनी हर मसले के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो अगर छाती का मसला है तो आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, लेकिन उसका बेस्ट डॉक्टर जो है वो ब्रेस्ट सर्जन है। आप ब्रेस्ट के डॉक्टर को दिखाइए। और हमारे यहाँ खवातीन ब्रेस्ट सर्जन बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं है कि मर्द हैं तो खवातीन उसकी वजह से उनके पास ना जाएं, तो आप जरूर जाइए। आपको ठीक है, डॉक्टर जुबैदा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और वो हमें बता रही थी कि इससे आगाही कितनी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता आपको किसी भी तरह की कोई अनयूजुअल फील अपनी बॉडी में, छाती में खासकर महसूस होती है तो फौरी तौर से आपको अपने मुआलिज से रजू करना बहुत ज़रूरी है। साल में एक मरतबा जो है वो अपनी स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा न खास्ता आप जनाब जो है इसका बर वक्त इलाज करवा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे जनाब किचन सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। और किचन में अनम आज बना रही हैं हमारी बड़ी पसंदीदा, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े, रूह अफ़ज़ा शाही टुकड़े आज हम बनाने जा रहे हैं। और शाही टुकड़े मुझे
इतनी पसंद है। हाँ। लेकिन इत्तेफाक के बाद मुझे आज तक कभी इसकी रेसिपी जानने का मौका नहीं मिला। और इंतहाई इजी रेसिपी है बिल्कुल भी। आप ये देख रहे होंगे कि ब्रेड, ये स्मॉल ब्रेड थी। अगर आप चाहें, अगर आपकी डिश बड़ी है तो आप लार्ज वाली जो ब्रेड होती है वो भी ले सकते हैं। और ब्रेड को हमने इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड कर लिया, कितनी क्रिस्पी फ्राई करना है, बिल्कुल फ्राई करना है। अदर देन आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको बेक भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन। काफी सारे पीसेस हमने लिए हैं ब्रेड के। हाँ जी, तकरीबन ये 6 to 8 ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि टाइम कितना है हमारे पास, ताकि हम फिर जरा रेसिपी जो है वो जनाब उसकी शेयर करते हैं। अच्छा जी, अभी हमने देचकी में बिल्कुल, अब हमने जो है दूध जो है पकने के लिए रख दिया है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, और दूध को कितना गाढ़ा रखना है हमने ना? दूध को आपने तो पकाना है अच्छा खासा, उसको थोड़ा गाढ़ा करना है जी। मैं ऐड करूँ? जी बिल्कुल। उसके अंदर आपने दूध को अच्छी तरह गाढ़ा करना है, तकरीबन इतना हो जाए कि थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए। जैसे रबड़ी वाला दूध आपको पता होगा, वैसे उस फॉर्म में आपने इसको लेकर आना है। एज पर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, इसको थोड़ा थिकन करना। अच्छा, घर में ही हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर डाल के सारी चीजें उसको पकने के लिए छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ठीक है नबिया। उसके बाद जो है आप ये आधा कप के करीब जो है क्रीम ऐड कर दे इसमें। हम इसमें क्रीम भी ऐड कर देते हैं। आधा कप हमने क्रीम ऐड किया। हाँ जी, आधा कप, मतलब अभी सारी जो है क्रीम ऐड। कितना लिया हमने? तकरीबन 1 लीटर दूध था, उसके अंदर हाफ कप कंडेंस मिल्क गया है, हाफ कप क्रीम जाएगी और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। कोई शर्त नहीं है कि क्रीम हमने गर्म ही ऐड करनी है, बाद में भी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने दूध को थोड़ा थिकन फॉर्म में करना है तो उसके लिए क्रीम का उसके अंदर जाना पहले जरूरी है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि टेक्सचर बड़ा स्मूथ हो जाता है। ये एक देसी डिश है। हाँ जी, तो हम इसमें कुछ खोया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आप उसको थोड़ा सा और फ्लेवर एनहांस करना है तो आप इसके अंदर वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड से शाही टुकड़े की थोड़ी सी जायका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट को और एनहांस करना है तो आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। क्रीम की वजह से अभी भी इसमें थिकनेस थोड़ी सी थिकनेस आनी स्टार्ट होगी। अब जो है बेसिकली हमारा रूह अफ़ज़ा जो है मेन इम्पोर्टेंट जो है, इसके अंदर एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ठीक है डालेंगे रूह अफ़ज़ा। ठीक है, और चीनी हमें अलग से ऐड करनी है। चीनी जो है बेसिकली हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया, आप कंडेंस मिल्क को स्किप करके शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। बिल्कुल ठीक है। मजीद इसमें हमने कुछ ऐड ऑन करना है? उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, एक बड़ा सा अच्छा सा, एक ना थोड़ा सा, ये लाजमी है, उससे प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आती है। ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा बॉइलिंग फॉर्म में आएगा तो हम इसके अंदर जो है ये कॉर्नफ्लावर जो कि मैंने रखा हुआ 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसको ज्यादा थिक नहीं करना, इतना थिक करना है कि हमारी अभी की सर्विंग हो जाए। घर में करने की जरूरत नहीं है, घर में बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, ये अगर मेहमान आ गए जल्दी और आपको दिल कर रहा है कुछ सर्व करने को, हाँ तो अच्छा हम इसको ठंडा सर्व करेंगे? इसको वैसे तो शाही टुकड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब आप इसको गरम सर्व करते हैं, क्योंकि गरम का मतलब ये है रूम टेम्परेचर पे जब वो आ जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जब शाही टुकड़े आते हैं तो क्या होता है कि जो ब्रेड में जितना भी मिल्क सोक करना होता है वो उतना मिल्क सोक कर लेता है। उसके बाद जो है जो बाकी रिड्यूस जो रह जाता है वो फिर उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन। 1 लीटर के साथ कितने पीसेस ब्रेड के लेने ताकि हमारा जो डिश है वो अच्छी तरह। अच्छा, मैंने क्योंकि स्मॉल ब्रेड थी तो मैंने तकरीबन 6 स्लाइसेस लिए थे। ठीक है, उसको मैंने 1/2 कर लिया था इजीली। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है जैसे कि लार्ज ब्रेड या सैंडविच ब्रेड अवेलेबल है तो आपके उसके 1/4 भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पूरी डिश जो है बड़ी अच्छी सी असेंबल हो जाती है। अच्छा नबी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से नट्स और जो थोड़े से जो है वो हम ऊपर के लिए डालेंगे। ठीक है, और ये जो है क्रश्ड वाले हम नट्स ले रहे हैं और इसके ऊपर जब आप डालेंगे ये भी जाएगा इसके ऊपर, तो ऊपर से इसको सर्व करेंगे। ऊपर से आप बेशक चांदी की वर्क लगाएं तो उससे बड़ा ही अच्छा एक तो फ्लेवर आता है और एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा। कब हमने देखना है कि हमने निकालना है तो कितना थिक होना चाहिए? इतना थिक हो गया, इससे ज्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये जब ब्रेड में भी जाएगा तो ब्रेड भी जो है सोक करेगी काफी। ठीक है, तो हम मैं डाल देती हूँ उसके ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाए। हाँ जी, ये देखिए अमेजिंग। अच्छा, अगर इसको फ्रिज में रखना है तो कुछ लोग इसको क्योंकि ठंडा बड़ा पसंद करते हैं तो वो कितनी देर के लिए हम इसको ठंडा अगर रखना करने के लिए पहले आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। हमें तो सब बचा लिया है। क्यों? मैंने खुद इसलिए बताया कि बस ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये होगा कि आपकी शाही टुकड़े बेसिकली क्या है, ब्रेड तो नजर आए ना, अंदर पता तो चले कि क्या बना। तो अब ये मिक्स नट्स जो हैं इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है,
और यानी कि फुली जो ब्रेड है वो डिप नहीं होनी, फुली डिप नहीं करनी है आपने ब्रेड, वो फिर शाही टुकड़े का वो टेक्सचर नहीं आता। अब जब ये थोड़ी देर आप इसको रखेंगी, जब ये सेट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, जब आप उसको निकालेंगी तो वो ब्रेड के अंदर पूरा जो मिल्क है उसने ऑब्जर्व किया होगा और एक वो थिक फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो वो बड़ा अच्छा उसका एक फ्लेवर आता है। उसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा के साथ। ठीक है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा ऐड होने से मेरे ख्याल से शाही टुकड़े का जो टेस्ट है वो और दुबाला हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। देखिए मैंने इसलिए आज हम काफी देर से डिसाइड कर रहे थे कि हम जो है शाही टुकड़े बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। तो मतलब आप रूह अफ़ज़ा से आपको पता है कि इसके अंदर फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, और भी कुछ ऑप्शनल हम इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि? अच्छा, आप इसके अंदर अगर चाहें तो जैसे कि अभी आप बोल रही थी कि खोया भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे खोया ऐड अगर हम करते हैं तो खोए का कलर भी आपको पता है कि इट्सेल्फ थोड़ा सा क्रीमी होता है, तो हमारा नेचुरली कलर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करना है हल्का सा टिंच के लिए कि वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उससे ये होगा जब आप खोया उसमें ऐड करेंगे तो स्लाइट सा कलर जो है वो क्रीमी फॉर्म में चला जाता है, तो वो चला जाए तो इट्स ओके, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, मेवा जात भी ऐड कर सकते हैं? मेवा जात तो अपनी मर्जी के जितने मर्जी डालें, जो मर्जी। शाही टुकड़े ना, शाही में आपको पता है जितना मर्जी शाही करना है उसको, तो जितना मर्जी आप उसको शाही करना चाहे तो अपनी मर्जी से आप इसमें वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स और पिस्ता, बादाम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ऐड कर। लेकिन चांदी के वर्क जरूर लगाने। शाही टुकड़े देखें इनकम्प्लीट है, मुझे ऐसा लगता है चांदी के वर्क। अच्छा, ये कहाँ की डिश है वैसे अनम? ये बेसिकली मुगलाई डिश है। अच्छा, मुगलाई, आप शाही डिश कह सकते हैं इसको? शाही डिश कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रीमी, और जब ये ठंडी होगी मतलब रूम टेम्परेचर पे आएगी, जब आप इसको निकालेंगी जो इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, ब्रेड की मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि ब्रेड जो है आप इसमें चाहे तो मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप उसको हल्का सा बटर लगा के बेशक अवन में बेक कर लें, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते, प्लस आप वो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। और कम से कम 2 लेयर्स हमने लगाई है डिश में स्लाइस? जी, मैंने 2 लेयर्स लगाई, 2 लेयर्स लगानी चाहिए। अगर आपकी डिश बड़ी है तो बेशक आप 2 लाइंस बना लें। बड़ी है और लो है, अगर वो बहुत जरूरी है। डीप नहीं है, अगर डीप नहीं है तो हम उसकी 1 लेयर लगाएंगे, लेकिन जैसे कि हम हमारी डिश देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये डेप्थ है जी, इसलिए हमने इसकी 2 लेयर्स लगा दी, अदरवाइज वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आप चाहें आपके पास बड़ी डिश है और डीप वाली डिश है तो आप उसके अंदर डबल लेयर भी लगा सकते हैं, मतलब वो गुड फॉर लाइक 8 to 10 पीपल आराम से वो खा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई जो है अनम आजकल हर चीज का ना जो है वो लेटेस्ट वर्जन आ गया हुआ है, तो शाही टुकड़े का भी कोई लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है अभी तक? पुडिंग के साथ भी या कोई ब्रेड के साथ, ब्रेड एंड पुडिंग जो है जैसे हम लोग देखते हैं, तो वो इसका मुझे समटाइम जो है थोड़ा सा वो। अच्छा, शाही टुकड़े मुझे नहीं लगता कि शाही टुकड़े का अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव आया है, क्योंकि शाही डिश है, आपने बताया कि इसको ज्यादा प्योर देसी है, प्योर देसी है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई आया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच दे सकते हैं। अच्छा अनम, जैसे कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, चूंकि टाइम हमारे पास कम था, वैसे तो दूध को पका के हमने हुक्का थिक करने। अगर कस्टर्ड की बात की जाए, कुछ लोग वो भी पसंद करते हैं, तो हमें कौन सा फ्लेवर ऐसा है कि वो हम माइनस अगर ऐड करें, क्योंकि उससे थिकनेस भी अच्छी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ वनीला कस्टर्ड अच्छा लगेगा, अदर देन अगर आप उसके अंदर कोई और फ्लेवर ऐड करेंगे जैसे स्ट्रॉबेरी या बनाना, वो ना इसके साथ जाएगा नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा इसका फ्लेवर। तो बेटर यही है कि आप इसके अंदर जो है वो ऐड करें वनीला कस्टर्ड, बेस्ट रहेगा। ठीक है अनम, रेसिपी एक बार हम शेयर कर देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सिंपल 1 लीटर मिल्क था, उसको मैंने बॉईल कर लिया, उसके अंदर कंडेंस मिल्क 1/2 कप ऐड किया है, क्रीम ऐड की है, रूह अफ़ज़ा इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है और साथ में ही मैंने इसके अंदर नट्स ऐड करके इसको अच्छी तरह पका लिया। आपने घर में इसको ज़्यादा देर पकाना है अच्छी तरह, जब वो रिड्यूस हो जाए तो फिर आपने अपनी इस डिश में इसको सर्व करना है। मैंने क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था 2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद 6 to 8 स्लाइसिस थे मेरे पास स्मॉल ब्रेड के, उसको मैंने 1/2 कर लिया, तो उसको मैंने शैलो फ्राई किया। शैलो फ्राई करने के बाद डिश में सेट किया और उसके बाद जो जहाँ से हमारी ब्रेड वो सोक नहीं हुई, हम थोड़ा सा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि हालांकि अनम कह रही कि थोड़ा सा ब्रेड रहना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेड रहना चाहिए, नजर आनी चाहिए। अच्छा, दुबई में बड़ी जबरदस्त तरह के ये शाही टुकड़े मिलते हैं, बड़े जबरदस्त और है ना बड़े अच्छे जबरदस्त किस्म कमाल का। वहाँ पर वैसे मेरे का रेस्टोरेंट है यहाँ पे लाहौर में भी बहुत अच्छा, मैंने वहाँ के भी शाही टुकड़े एंजॉय किए हुए हैं, इंतहाई मजेदार। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा अगर मीठा लवर है जिसको लगता है कि भाई मुझे तो एक्सट्रीम मीठा खाना है। अच्छा, ये देखिए आप इसकी जो लेयर आई है ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी है, अगर अलग से कस्टर्ड सर्विंग कर दी जाए इसकी
तो अगर आप चाहें तो इसकी 1 सर्विंग भी कर सकते हैं आप। और अगर किसी को बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, तो वो क्या करे कि जब ब्रेड को फ्राई कर लें उसके बाद उसको शीरे में डिप करके और उसको फिर सेट कर लें, तो ब्रेड में भी अच्छा खासा जो है वो शुगर का कंटेंट आ जाता है। अच्छा अनम, कल क्या बनाने जा रही हैं? कल देखें कुछ मजेदार नया बनेगा, नया ट्राई करेंगे। चले जनाब, कल की कल पर ही देखेंगे। अभी बहरहाल ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी हमें दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।